कि लेज़र कूलिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए वी नीड अल्ट्रा हाई वैक्यूम चैम्बर। तो ये जो मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैपिंग का सेंट यानी जो सिस्टम है, जो प्रैक्टिकल सिस्टम जो दुनिया में यूज हो रहे हैं, ये वन ऑफ दोज सिस्टम्स ये वाला है। इसमें अगर मुख्तलिफ हिस्सों की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, दिस इज वैक्यूम चैम्बर, जिसमें हम ट्रैपिंग करते हैं। ये नीचे आपको यहाँ पर मिरर नजर आ रहे हैं। एक मिरर ये लगा हुआ है और एक मिरर ये ऊपर लगा हुआ है। और इसके ऊपर अगर आप जरा ज्यादा गौर से देखें तो यू कैन सी रेड स्पॉट हेयर। ये लेजर जो इस पर पड़ रही है, ये उसका मध्यम सा सुर्ख रंग का स्पॉट आपको नजर आ रहा है। और ये यहां से इस मिरर पे टकराने के बाद ये एक वेव प्लेट है जो इसको सर्कुलर पोलराइजेशन में कन्वर्ट करती है। तो लेजर बीम इसमें से गुजर के चैम्बर में से होती हुई बैक साइड पे चली जाती है। और बिल्कुल इसी तरह का सेटअप मिरर वहां भी लगा हुआ है और उसके आगे वेव प्लेट भी लगी हुई है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस भी आती है। तो इस तरह ये वाला एक देखें मिरर ये लगा हुआ है नीचे राइट कॉर्नर में, और इसके ऑपोजिट ये ऊपर लगा हुआ है, ये इस फ्रेम की बैक साइड पे। तो ये पेयर्स हैं इसमें। और एक ये है, और एक इसकी बैक साइड पे है जो आपको यहाँ से नजर नहीं आएगा। ये जो कैमरा है, ये फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट करने वाला कैमरा है। यानी जब एटम्स स्टॉप हो जाते हैं यानी ट्रैप हो जाते हैं, एक्चुअली ये ऐसे होता है, ये ऐसे छह जो लेजर बीम्स आ रही हैं जो इस पॉइंट पर मिलती हैं, ये दरमियान में ये जो नीले रंग के हैं ये एटम्स हैं जो वेपर फॉर्म में यहाँ पर इधर उधर फिर रहे हैं, और उसमें से जो भी इस लेजर बीम के इंटरेक्शन में एटम्स आते हैं वो यहाँ दरमियान वाली रीजन में पहुंच के इधर स्टॉप और कूल डाउन हो जाते हैं। तो इतनी सी रीजन में ये बनता है स्टेप। और इसको हम जमीन पर यानी दिस पॉइंट दिस स्पॉट जहां पर भी ये बना हुआ है, अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी वालों के पास ये है, यूरोप में और दूसरे चाइना में मुख्तलिफ मुल्कों में लेबॉर्ट्रीज के अंदर ये हैं। तो हम इन स्पॉट्स को, ये जो पॉइंट छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर डायमीटर के बनते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये दुनिया के ठंडे तरीन स्पॉट्स हैं, कोल्डेस्ट स्पॉट्स इन द ऑन द अर्थ। क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है वो इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू एब्सोलूट जीरो। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे व्हाट इज द कोल्डेस्ट स्पॉट ऑन द अर्थ, तो शायद आपको किसी लेजर कूल्ड एटम्स वाले की स्पॉट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो छह लेजर बीम्स थी, अब उनको हम प्रैक्टिकली जब बनाते हैं तो ये जो आपको नीले रंग का एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर लेजर होती है ताकि उसको टेम्परेचर के इफेक्ट से बचाया जा सके। और उसमें से जो लेजर बीम निकलती है वो यहाँ से होती हुई फिर बेंड करके हम मिरर से डाइवर्ट करके इस सेटअप में से गुजारते हैं। और ये जो आपको बड़े बड़े कॉइल्स नजर आ रहे हैं, एक ये फ्रंट और एक बैक पर, तो ये इनमें से कोई भी पेयर यूज कर सकते हैं जब अकॉर्डिंग टू द नीड के किस डायरेक्शन में आपको फील्ड जनरेट करनी है। तो ये वाले जो कॉइल्स हैं ये एंटी हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगे हुए हैं। और इसके साथ एक तो ये कैमरा है जो एक्चुअल कैमरा है जो इसको हमें व्यू करवाता है, और दूसरा ये वाला जो कैमरा है, ये मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप में जो एटम्स बन रहे हैं ये इस लेंस के थ्रू हम उनकी फ्लोरेसेंस को इस पर फोकस करते हैं, और वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, यानी एक्स और वाई एक्सिस में टाइम बेस के अगेंस्ट उनकी पीक की इंफॉर्मेशन वो हमें दे देता है। यानी ग्राफ की फॉर्म में भी हमें उसका डेटा आ जाता है कि दरमियान में कितने एटम हैं, साइडों में कितने हैं। और सिर्फ आपने इमेज देखना हो वाकई के ये व्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो ये जो ऊपर कैमरा एक आम कैमरा जैसा होता है ना जिससे आप फोटोग्राफी करते हैं, ये उस टाइप का एक सिंपल सा कैमरा है, और जो टेलीविजन स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही एटम्स ट्रैप होते हैं और वहां पर वो लेजर बीम का इंटरेक्शन और रिक्वायर्ड वेवलेंथ और सारी कंडीशन जब फुलफिल होती हैं, तो हमें टीवी की स्क्रीन के ऊपर एक बहुत रोशन वाइट कलर का डॉट नजर आ जाता है, जो
इन लेजर कूल्ड एटम्स को शो कर रहा होता है। और इन्हीं की फ्लोरेसेंस का इमेज इस लेंस के थ्रू, ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कन्वेक्स, इस सीसीडी कैमरे पर फोकस किया जाता है और ये हमें फर्दर एक ग्राफ की फॉर्म में, और ये सीआरओ के साथ भी कनेक्टेड होता है, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसकी स्क्रीन के ऊपर भी हमें इमेजेस मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नीचे सारा इसके अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, ये वैक्यूम पंप्स वगैरह के साथ ये कनेक्टेड है। ये जो पाइप्स हैं, ये वाटर पाइप वाटर सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि जब हम इन कॉइल्स को करंट देते हैं तो इतना हाई करंट होता है कि ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं। तो इनको कूलिंग के लिए इनके दरमियान में, यानी इनके बॉडी के अंदर से पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, ताकि ये ज़्यादा हीटअप होकर बर्न ना हो जाए सिस्टम। तो ये बेसिक यानी जो सेटअप जो कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको ग्लास वाली रीजन नज़र आ रही है, इसको पोर्ट का नाम दिया जाता है, जहाँ से हम व्यू कर सकते हैं। और यहाँ ऐसी छोटी पोर्ट्स साइडों पर भी बनी हुई हैं। पोर्ट का मतलब है जहाँ से आप कुछ या तो देख सकें अंदर, यानी ग्लास लगा हो, या कोई फीड थ्रू लगे हों जिनके थ्रू आप कोई सैंपल को मैनिपुलेट कर सकें। तो ये लेफ्ट साइड पे आपको मैकेनिकल फीड थ्रूज नज़र आ रहे हैं, यानी इनके साथ वो सैंपल को हम ऊपर या नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो रुबीडियम गेटर्स की फॉर्म में यहाँ सैंपल यूज होते हैं। और ये देखें, ये इस मिरर के ऊपर आपको काफ़ी क्लियर लेज़र का इमेज रेड कलर का नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो सेटअप है, ये सारे का सारा जिस टेबल के ऊपर बना हुआ है, ये टेबल पूरे का पूरा लोहे का बना हुआ लोहे का तो नहीं, आप कह लें स्टील का बना हुआ टेबल होता है। और ये नाइट्रोजन के प्रेशर पर इस तरह फ्लोट कर रहा होता है कि इसको जर्क ना लगे। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, इसको मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप का नाम दिया जाता है, जिसमें लेजर बीम्स पहले इंटरेक्ट करती हैं और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड उनको दरमियान वाली रीजन में रोक कर रखती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो लेज़र कूलिंग में जो लेज़र्स यूज़ होती हैं, ये उनकी एक्चुअल ये किस तरह वर्क करती हैं, वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकल फिगर दिखाई कि बनने के बाद कैसा नज़र आता है। ये यहाँ से हम चलें, ट्रैप लेज़र, एक लेज़र ये ले लेते हैं जो ट्रैपिंग के लिए यूज़ होती है। ये जो लेफ्ट वाला इतना हिस्सा है, फिलहाल इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि ये रीपंप एक और प्रोसेस है जो ज़्यादा प्रिसीजन के लिए चाहिए होता है, लेकिन फिलहाल हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। हम सिर्फ इधर वाली लेज़र को, ये ट्रैप लेज़र जो है, इसको ज़रा यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रैप लेज़र से मुराद वो लेज़र है जिसने इस चैम्बर में मौजूद, ये चैम्बर है वैक्यूम चैम्बर, ये देखें ये लिखा हुआ है, और ये साइडों पे मिरर्स हैं, और ये क्वार्टर वेव प्लेट्स हैं सारी की सारी, जैसे आपको तस्वीर में मैंने दिखाई थी, और इसमें कॉइल्स भी लगे हुए हैं। ट्रैप लेज़र से मुराद वो लेज़र है जिसकी वेवलेंथ को हमने एटम की ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ट्रांजिशन पर सेट किया हुआ है, लेकिन साथ ही हमने इसकी रेड डी ट्यूनिंग भी की हुई है, यानी लॉन्गर वेवलेंथ थोड़ी सी की हुई है कैलकुलेशंस के बाद। और वो लॉन्गर वेवलेंथ कितनी है, ताकि डॉपलर इफेक्ट भी ओवरकम हो जाए उस टेम्परेचर पर, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनने वाला जीमान इफेक्ट जो है वो भी इनकॉर्पोरेट करके उसके लिहाज से इसकी सेटिंग की गई है। ट्रैप लेजर से जो लेजर निकलती है उसको इन ऑप्टिक्स कंपोनेंट्स में से गुजारते हैं। इसको, ये जो पेयर है, इसको एन एमॉर्फिक प्रिज्म पेयर का नाम दिया जाता है। एन एमॉर्फिक प्रिज्म, ये खास तरह के प्रिज्म्स हैं जो इसकी बीम की शेपिंग करते हैं, यानी प्रॉपर शेप में इसको लेकर आते हैं। तो यहाँ से
हमें जैसी चाहिए, सर्कुलर चाहिए या एलिप्टिकल चाहिए उसके मुताबिक। ये जो चीज़ है इसको ऑप्टिकल डायोड का नाम देते हैं। ऑप्टिकल डायोड से मुराद एक ऐसा समझ लें कि कंपोनेंट है जिसमें से लाइट इधर को पास कर सकती है लेकिन वापस नहीं जा सकती। यहाँ से ऑनवर्ड ये एक मिरर लगाया हुआ है जो पार्शली सिल्वर्ड है। ये इस लेजर बीम का कुछ हिस्सा यहाँ भेज रहा है और इसको पोलराइजिंग बीम क्यूब का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ हिस्सा इधर बीम क्यूब में भेज रहा है जिसमें से एक हिस्सा इधर को रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक वापस चला जाता है। ये तो ये हिस्सा एक सेपरेट है। फिलहाल हम ये राइट साइड को देख रहे हैं। तो ये जो बीम अब यहाँ से निकलकर इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है और मिरर इसको 90 डिग्री के ऊपर बेंड कर रहा है। जब ये बीम यहाँ पर पहुंचती है तो ये पहले मिरर के ऊपर यहाँ फॉल करती है। तो ये 33% रिफ्लेक्टर है और 66% ट्रांसमीटर है। यानी ये जो मिरर है ये खास तरह का मिरर बना हुआ है जो सेमी सिल्वर्ड है। इसमें से 33% रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिमेनिंग 66% जो है वो आगे गुजर जाती है। तो ये जो 33%, ये एक यानी एक ट्रैप लेजर से एक बीम आ रही है जिसका कुछ हिस्सा हम ऑलरेडी इधर लेफ्ट को भेज चुके हैं, जिसका बाद में मैं बताऊंगा क्या मसरफ है। लेकिन ये जो बीम यहाँ से आ रही है ये फुली सिल्वर्ड फुली पॉलिश्ड मिरर है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आई और ये सेमी सिल्वर्ड मिरर के ऊपर आकर गिरी और सेमी सिल्वर्ड मिरर ने 33% इसकी रिफ्लेक्शन की है और रिमेनिंग 66% इसमें से आगे गुजर गया। ये 33% जो इधर से गुजरा है ये क्वार्टर वेव प्लेट में से गुजरा है ताकि इसको सर्कुलर पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाए और ये चैम्बर में से होता हुआ दूसरी तरफ सर्कुलर पोलराइजर से फिर गुजरेगा, फिर मिरर पे टकराएगा और फिर वापस इस सर्कुलर पोलराइजर में से गुजर के बीम वापस आएगी। तो जो इधर से बीम आ रही है उसकी पोलराइजेशन सर्कुलर और इसकी ये वाली अगर राइट हैंडेड है तो ये लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन अगर आप दोनों के लिहाज से देखें तो ये एक ही तरफ की रोटेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो कर रही है। यानी इधर से एंटी क्लॉकवाइज और इधर से क्लॉकवाइज हो तो दरमियान वाले के लिहाज से दोनों की सर्कुलर जो रोटेशन होगी वो एक ही तरफ को बन जाएगी, यानी एक दूसरे को एड अप करेंगी वो। तो ये वाली जो पोलराइजेशन लगाकर हम एक यानी मैग्नेटिक जो एनर्जी लेवल्स है उसके लिहाज से जो स्प्लिटिंग हुई हुई है मैग्नेटिक उसको हम एक्साइट करवाते हैं। तो ये जो 33% इधर गया है, अब रिमेनिंग जो 66% आगे गया है, तो ये जो नेक्स्ट मिरर यहाँ लगा होता है ये 50% रिफ्लेक्टर होता है। अब जो बीम आ रही है वो 66% एक्चुअल का आ रही थी, उसका 50% जब हम फिर रिफ्लेक्ट करेंगे तो 33% हमें मिलेगी। यानी 33% ही इधर थी, 33% ही यहाँ रह गई क्योंकि 66 का हाफ होगा। तो वो 33% जो बचेगी वो इधर से जाकर मिरर से टकरा कर, ये ज्यादा मिरर इसलिए लगाते हैं कि हम बीम को अपनी मर्जी के रास्ते पर आसानी के साथ चला सकें, जिसको बीम के पाथ को मैनिपुलेट करना कहते हैं। तो हमें बीम को मैनिपुलेट करने के लिए हमें ज्यादा मिरर लगाने पड़ते हैं। ये फुली सिल्वर्ड हैं। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस के थ्रू ये दूसरी तरफ मिरर से होता हुआ वापस इधर आ जाएगा। और तीसरा जो है, ये जो मिरर है ये 100% रिफ्लेक्टर है। अब लेकिन जो बीम यहाँ से आगे गई है ये ऑलरेडी 33% 33% ही रह चुकी है। तो ये 33% भी इधर से रिफ्लेक्ट होगी और चैम्बर में से गुजरेगी और ये सारी बीम्स इस एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएंगी। तो ये एक्चुअल जो अरेंजमेंट है वो सिंगल लेजर बीम को लेकर बीम शेपिंग के बाद ऑप्टिकल डायोड से गुजार कर, ऑप्टिकल डायोड एक खास तरह के सर्किट्स होते हैं जिसमें जो कुछ उनमें से जब लेजर बीम गुजरती है तो वो दोबारा वापस उधर को नहीं आ सकती। सॉरी, ऑप्टिक्स कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे जो वन डायरेक्शनल होते हैं, दूसरी तरफ को बीम उसमें से नहीं आ सकती, क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये सिंगल लेजर बीम को हम, क्योंकि हमें एक ही वेवलेंथ चाहिए जो सारे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करे, तो अगर हम एक से ज्यादा सोर्सेज यूज करेंगे तो वो सोर्सेज इसको उनकी वेवलेंथ में स्लाइट डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये ट्रैपिंग का प्रोसेस पॉसिबल नहीं रहता। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो ट्रैपिंग का जो प्रोसेस है वो सिंगल वेवलेंथ की मदद से ही हो, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम सिंगल लेजर बीम को ही तीन हिस्सों में डिवाइड करें और वही तीन हिस्से रिफ्लेक्ट बैक होकर आए। यानी छह की छह बीम्स एक ही लेजर से हासिल की जाती हैं।
तो ये वाला जो प्रोसेस हुआ है, इसमें दरमियान वाले पॉइंट के ऊपर एटम्स कूल डाउन हो जाते हैं। और अब ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये क्यों लगाया हुआ है? ताकि लेजर की जो वेवलेंथ है उसको हम एक पॉइंट पर फिक्स कर सकें। उसके लिए यहाँ से कुछ पार्ट लेजर बीम का इस बीम क्यूब स्प्लिटर में से गुजार कर रुबीडियम, जो भी आपने यहाँ पर यूज करना है, रुबीडियम है तो रुबीडियम का सेल होगा, सीजियम है तो यहाँ सीजियम का वेपर सेल होगा, सोडियम है तो सोडियम का वेपर सेल, यानी एक वेपर सेल होगा जिसमें से लेजर बीम गुजरेगी और इसको एक्साइट करेगी और वो उसकी ट्रांजिशन करवाएगी, वो ट्रांजिशन जिस पर आपने इस लेजर को लॉक करना है, और उसको एक लॉकिंग बॉक्स में भेज के जब वो उसको ट्रांजिशन मिलती है तो हम लेजर के को लॉक कर देते हैं सर्किट को, और ये सिग्नल इसके अंदर पीजेड यानी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर उसको बोल रहे हैं, या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, उसे ये सिग्नल जाता है तो ये लेजर की वेवलेंथ को फिक्स रखता है, यानी इसको चेंज नहीं होने देता। तो ये जो लेफ्ट वाला सर्किट है, इसको आप इतना याद रखेंगे, ये रुबीडियम वेपर सेल है, ये पोलर, ये बीम क्यूब स्प्लिटर है और लॉकिंग बॉक्स है। ये सिर्फ लेजर को लॉक करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को फिक्स करने के लिए ये एक खास सर्किट यूज होता है, इसे लॉकिंग सर्किट का नाम दिया जाता है। और ये वाली जो लेजर है, ये ट्रैप लेजर है, यानी इसकी वेवलेंथ रुबीडियम की, क्योंकि यहाँ हमने रुबीडियम यूज किया था तो रुबीडियम की ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये यूज होती है। और ये यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप इसके साथ अगर रिलेट करें तो ये वो देखें, ये मिरर्स हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इनमें से कुछ डिपेंडिंग ऑन के किस तरतीब से लगाए हुए हैं, 33% रिफ्लेक्टर, फिर अगला 50% रिफ्लेक्टर, और आखिरी वाला 100% रिफ्लेक्टर, वो 6 बीम्स बन के यहाँ दरमियान वाले पॉइंट पर इंटरेक्ट करती हैं। तो इसके बाद जो मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप में ये जो इस कैमरे से ये जो इमेज बनता है, जो परफॉर्मेंस इसकी शो, वो ये बनता है। ये अगर आप इसको ये कर्व है, ये जो शो कर रही है कि जो एटम्स हैं जो ट्रैप हुए हुए हैं, उनमें से जो फ्लोरेसेंस एमिट हो रही है, ये उस फ्लोरेसेंस का इमेज है, यानी दरमियान वाला पॉइंट जिस पर मैक्सिमम एटम्स इकट्ठे हुए हुए हैं और साइडों को वो कम होते होते अल्टीमेटली ये जीरो हो रहे हैं। तो जहां पर ये जो लेंथ है, ये तकरीबन जितना बीम का साइज है, लेजर की बीम का साइज है, तकरीबन वही साइज में ट्रैप होते हैं वो। ये एक्चुअल यानी डेटा लेकर इसको मेजर किया जाता है। तो 0.8 मिलीमीटर का ये इसकी फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम थी। डेंसिटी इसकी 10 raised to the power 10 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और वो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी से कैलिब्रेशन करके मेजर किया जाता है। डायमीटर तकरीबन 1 मिलीमीटर, ये 0.8 लिया, नियरली 1। लोडिंग टाइम 1 सेकेंड, यानी जब आप लेजर को ऑन करते हैं तो तकरीबन 1 सेकेंड के अंदर ये एटम्स ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही लेजर ऑन की, 1 सेकेंड में ये ट्रैप हो गए। और टेम्परेचर 300 माइक्रो केल्विन के करीब है। तो यहाँ से हर चीज इसकी कैलकुलेट की जा सकती है। तो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैप। अब इन ट्रैप्ड एटम्स को प्रिसीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के तौर पर भी यूज किया जाता है। इनकी मदद से इंटरेक्शंस अमंग एटम्स स्टडी किए जाते हैं। अगर हम इन ट्रैप्ड एटम्स को एक्साइट करवा लें तो ये जो एक्साइटेड ट्रैप्ड एटम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके तो हमें एक्साइटेड एटम्स जो हैं जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम इनके स्टडी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे मैकेनिज्म है इसमें। जो इंटरेक्शन हमें मिलेगा दैट विल बी प्योर इंटरेक्शन। इसमें कोई अदर इफेक्ट्स, यानी जो मोशन की वजह से इफेक्ट्स होने थे, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि ये वेपर फॉर्म में एटम्स हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में हैं, तो दैट्स वाई जो हमें डेटा मिलता है वो एटम के स्ट्रक्चर, उसके इंटरेक्शंस, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन वगैरह के हवाले से हमें थ्योरीज डेवलप करने में, प्रिसाइज थ्योरीज डेवलप करने में यूजफुल होता है। तो